Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the anesthetic consideration for diabetes mellitus. This is our second lecture जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था anesthetic consideration for diabetes mellitus. In this lecture we will mainly focus on the preoperative, intraoperative and postoperative considerations. प्रीऑपरेटिव कंसिडरेशंस में हम बात करेंगे कि जो जिन पेशेंट का HbA1c जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो पूर मेंटेन है, जिसकी वजह से इंट्राऑपरेटिव हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं और साथ साथ में उसकी पीरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो पीरी ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी है वो डिपेंड करते हैं आपके प्री एग्जिस्टेंट इन ऑर्गन डैमेज पे। सही, तकरीबन 1/3 या 1/2 ऑफ द पेशेंट जो कि शेड्यूल फॉर द एनेस्थीसिया उनको वो सफ़र हो रहे हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के और उनको पता भी नहीं होता। तो वो जो प्री ऑपरेटिव जो हम चेस्ट रेडियोग्राफ कर होते हैं वो हेल्प कर होते हैं फॉर दी कार्डिक एनलार्जमेंट में हेल्प कर होते हैं, पल्मोनी वास्कुलर कंजेशंस में, इन पल्मोनी प्लूरल इफ्यूजन्स में। सो ये हेल्प करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ दी कार्डिक एनलार्जमेंट एंड प्लूरल इफ्यूजन या कंजेशन। डायबिटीज़ मेलाइटस में मेजोरिटी जो एसटी सेगमेंट्स होते हैं वो चेंजेस आ रहे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और साथ में जो टी वेव इन्वर्जन या एबनॉर्मलिटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती हैं। ओल्ड एम आई जो है वो एविडेंट होता है, आल्दो उसकी हिस्ट्री कोई नहीं होती, मतलब उसको ऑलरेडी एम आई हुआ होता है बट उसको फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो तकरीबन 50% पेशेंट उसको हाइपरटेंशन होता है, सही है, बिकॉज ऑफ द डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से। जो रिफ्लेक्सेस होती है वो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स डिसफंक्शन होती है बिकॉज ऑफ द एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। उसकी ड्यूरेशन जो है वो मोर देन टी होता है और उसके साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बीटा एडर्नेर्जिक ब्लॉकेट की वजह से क्या होता है, जो रिफ्लेक्स डिसफंक्शन हुए होते हैं। दूसरी बात ये कि डायबिटिक में जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज होती हैं वो अनेबल टू कंपेंसेट जो बिकॉज ऑफ अनेबल टू कंपेंसेट रिफ्लेक्स टिकेकार्डिया और इसकी वजह से जो है वो इंक्रीज पल्मोनरी जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जब हम इस पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो पोस्ट इंडक्शन पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट में चल सकता है। दूसरा ये कि वो पेशेंट जो कि ACE इनहिबिटर्स यूज़ कर होते हैं या ARB यूज़ कर होते हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी के चांसेस या इंसिडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं JAT की, तो इन पेशेंट में जो है वो गैस्ट्रोपेरेसिस होते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज होती ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो थोड़ा सा डिले हुआ होता है। इस वजह से हम प्री ऑपरेटिव एंटासिड देते हैं, वो एंटासिड जो कि विदाउट पार्टिकुलेट होते हैं, और मेटोक्लोप्रामाइड भी आप दे सकते हैं। रीनल में जो है वो मेजॉरिटी डिसफंक्शन होते हैं और ये प्रोटीनयूरिया है और जो क्रिटिनिन लेवल है सीरम वो इंक्रीज हुआ होता है। इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि इनके वो पेशेंट जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र हो रहे हैं उनकी तकरीबन 30 एज तक वो पहुंच जाते हैं, तो उन पेशेंट में जो है वो क्या होता है AKI या किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम जॉइंट की बात करें, जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइलेशंस होती हैं ऑफ द टिश्यू प्रोटीन, उसकी जो मोबिलिटी है ऑफ द जॉइंट्स वो लिमिटेड होती है। अगर इसके लिए हम पॉजिटिव प्रेयर साइन टेस्ट करते हैं और जो पाम प्रिंट टेस्ट कराते हैं फॉर दी असेसमेंट ऑफ द TMJ जो मैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं इन सर्वाइकल स्पाइन मोबिलिटी की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगी कि डिफ़िकल्ट इंटूबेशन होगी। तकरीबन 30% ऑफ द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डिफ़िकल्ट इंटूबेशन से वो प्रोनो होते हैं। अच्छा, इंट्रोऑपरेटिव कंसिडरेशन की हम बात करते हैं तो इंट्रोऑपरेटिव कंसिडरेशन में जो मेन गोल होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया को अवॉइड करना होता है और जो ग्लूकोज लेवल होता है तकरीबन 180 तक मेंटेन करना होता है। उसको मेंटेन करने के लिए दो तरीके हैं, एक है लूज कंट्रोल और एक है टाइट कंट्रोल। मेजॉरिटी लूज जो है वो लूज कंट्रोल करते हैं, जिसमें तकरीबन आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन 180 होता है। बट रिस्क ऑफ दी हाइपर ऑस्मोलिटी, तो वो क्या काज करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा, वुंड हीलिंग थोड़ा सा डिले करेगा और मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दी लूज कंट्रोल। सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स को जो है वो डिफिकल्ट करेगा और जो एपिसोड ऑफ द सेरेब्रल इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम दूसरी बात करें कि टाइट कंट्रोल की, तो उसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 150 mg/dl होगा। सो इसके जो ट्रू आउटकम्स है वो रिपोर्टेड नहीं है, बट स्टिल जो है वो एडवर्स रिएक्शन जो है वो रिपोर्ट हुए थे। इस वजह से लूज कंट्रोल को जो है वो हम कंसिडर नहीं करते, टाइट कंट्रोल को हम कंसिडर नहीं करते और लूज कंट्रोल को जो है वो हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, जो सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया जो है अगर आप ट्रीट करते हैं एग्रेसिवली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो उनमें जो मेटाबॉलिक कंट्रोल है वो आप लॉस कर जाते हैं, फिर वो प्रॉपर नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब आप जो मेंटेन करते हैं लेस देन 180 mg जुलूस कंट्रोल में इन कार्डिक सर्जरी, तो उनमें इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं।
अगर ड्यूरिंग कार्डिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी में आप जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 180 कंसिडर करते हैं या मेंटेन करते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशन की चांसेस बहुत कम होती है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो इंट्राऑपरेटिव ग्लूकोज मैनेजमेंट करते हैं तो उनमें न्यूनेटल आउटकम जो है वो अच्छे हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेवरल प्रोटोकॉल्स हैं बट उसमें ये है कि अगर एक पेशेंट है जो कि मॉर्निंग में वो तकरीबन 30 यूनिट्स जो है वो सबक्यूटेनियसली इंसुलिन वो ले रहे होते हैं तो उनके हाफ ऑफ द टोटल मॉर्निंग डोज जो है वो इंसुलिन आपने देना होता है। जो इंटरमीडिएट इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, वो आपने IV एक्सेस लगाने के बाद जो है वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करने के बाद और आई एक्सेस करने के बाद जो है वो स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि 30 यूनिट्स जो है वो जो न्यूट्रल प्रोटामीन है ग्रेड्रॉन यूज़ कर रहे होते हैं जो इंटरमीडिएट है, और साथ में 10 यूनिट्स रेगुलर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं शॉर्ट एक्टिंग। तो आप क्या करेंगे, अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो 150 mg पर DL है तो आपने उनको 15 यूनिट्स जो है वो जो मॉर्निंग डोज उसका 30 था उसका हाफ करेंगे तो 15 यूनिट्स जो है वो आपने उसको देना है ऑफ दी इन PH सबक्यूटेनियसली, IV नहीं। सही है। उसके बाद जो है फिर आप उसके बाद जो 5% डेक्सट्रोज है सोल्यूशन वो आपने 1.5 ml पर kg पर हावर के साथ से जो है वो स्टार्ट करना है। कौन सा जो 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है, और उसके लिए आपने अलग सा एक IV के अंदर लगाना है, आपने इंसुलिन के साथ जो है वो नहीं करना। अच्छा, सप्लीमेंटल डेक्सट्रोज भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो लेस देन 100 mg पर DL है तो आप मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। इंट्राऑपरेटिव जो हाइपरग्लाइसीमिया है अगर वो आपके तकरीबन 150 से लेकर 180 से ज़्यादा है तो आप फिर IV रेगुलर इंसुलिन दे सकते हैं। कितना, तकरीबन अगर आप 1 यूनिट रेगुलर इंसुलिन देते हैं तो वो तकरीबन 25 से लेकर 30 मिलीग्राम पर DL प्लाज्मा ग्लूकोज को कम कर रहा होता है। सो नॉट फॉर दी हाइपरथर्मिया जो कि इसमें उन पेशेंट में जिनमें सेप्सिस होती है या कैटाबॉलिक स्टेट में तो उनमें कंसल्ट ये वाला फार्मूला जो है वो फिर अडॉप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, IV इन्फ्यूजन के लिए जो है वो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इन PH को या शॉर्टर सबक्यूटेनियस को जो है वो IM सही है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्यूजन के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो 0.1 यूनिट पर kg पर हावर जो है वो आपने देना है, और आपका जो वो है सोल्यूशन बनाना है वो 1 यूनिट पर ml। अगर 20 यूनिट्स आपने लेने हैं तो आपने 20 ml में उसको डाइल्यूट करना है। सही है। इसी तरह जो फार्मूला है जो यूनिट पर हावर के लिए मॉर्गन लिखता है कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है mg पर DL वो निकाले, फॉर एग्जांपल 300 है और उसको डिवाइड करें 150 पे, तकरीबन 2 आ जाते हैं, तो 2 यूनिट पर हावर जो है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंट्राऑपरेटिव गोल आपका वो होना चाहिए कि लेस देन 180 mg पर DL है। सो अलॉन्ग विद द IV इंसुलिन आपने जो है वो क्या करना है, पोटाशियम भी ऐड करना है। कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट जो है वो आपने पोटाशियम भी ऐड करना है पर ईच लीटर के साथ। सही है। दूसरा ये कि वो पेशेंट जो कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स यूज़ करे हैं वो आपने उनको कहना कि आपने कंटिन्यू करना है टिल डेट ऑफ सर्जरी। वो पेशेंट जो कि सल्फोनिल यूरियाज जो है वो यूज़ करे या मेटफॉर्मिन यूज़ करे हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो आपने 24 से लेकर 48 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप करना है, और पोस्ट ऑपरेटिव में आपने वो स्टार्ट करना, जैसे ही वो ओरल इंटेक स्टार्ट करे तो फिर आपने देना होता है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो है वो शॉर्ट जो ड्यूरेशन के होते हैं वो उनका इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग होता है किन पेशेंट में जिनमें किडनी फेलियर होता है। और प्री ऑपरेटिव ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट जो है वो आपने रिक्वायर्ड उन पेशेंट को जो कि इंट्राऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस की वजह से जो है वो लोग जो कि प्री ऑपरेटिव इंसुलिन यूज़ नहीं करे उनको स्टिल जो है वो रिक्वायर्ड होती है इंसुलिन इंट्राऑपरेटिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द सर्जरी। सही है। उसमें जब आप कट लगाते हैं सर्जिकल कट तो उसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में जो है वो टॉलरेट सर्जिकल स्ट्रेस एंड नॉट रिक्वायर्ड इंसुलिन, बट सम हाउ उन पेशेंट को जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप दे सकते हैं। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं जो कि क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं उनको भी इंसुलिन रिक्वायर्ड होते हैं, हालांकि उनको डायबिटीज़ नहीं होती बट स्टिल बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रेस की वजह से उनकी ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज तो उनको भी जो है वो इंसुलिन रिक्वायर्ड होते हैं। जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो आपने मॉनिटर करना होता है एवरी हावर। सही, वो आपने मेंटेन करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं उसमें आपके जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में एवरी हावर जो है वो आपने मॉनिटर करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपने एवरी 2 to 3 आवर्स जो है वो आपने रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। बेड साइड पे आपने क्या करना होता है, जो हम डिप लगाते हैं उनमें आपने वो भी उनके साथ एवरी हावर या 2 to 3 आवर्स भी है वो आप कर सकते हैं। यूरिन भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए। सही है।
सो पेशेंट वो पेशेंट जो कि इन पीएच पे है जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन पे है, उनमें एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी प्रोटामीन। वो प्रोटामीन अगर आप वो ड्रग्स जो सर्जी जिनमें आप हेपरिन यूज़ कर रहे हो या प्रोटामीन यूज़ कर रहे हो या प्रोटामीन रिवर्सल यूज़ कर रहे हो, तो उन कंडीशन में जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पोस्ट ऑपरेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना होता है और जो साथ में जो आईसीयू प्रोटोकॉल्स है वो मेंटेन करता है। It's all about the anesthetic concentration for the diabetes mellitus. If you have any question, you can ask me in the comment. Thank you so much.